अब मैं नाजिम सावंत साहब को दरख्वास्त करता हूँ। सक्षम एक इदारा है और वो इदारा ये काम करता है कि ये जो जितने एनजीओज़ हैं, बड़ा उनके पास रिपोर्ट भी है इसकी और उससे हम पहले से वैसे भी मुंसलिक हैं। तो हमारी जो मुस्लिम एनजीओज़ हैं वो लॉ ऑफ द लैंड का जो निज़ाम है, अभी बहुत सारे मदारिस हैं जिनके पास एटीजी नहीं है, 12A नहीं है। बड़ा डिबेट था एक साहब के, हो ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता है, और 6 महीने में वो कंप्लाइंसेस पूरे होते हैं। किसी लॉयर ने 15 दिन के अंदर करके दिया इसी इदारे के ज़रिए से। तो ये माशी मुश्किलात में और फिर मिली तरक्की के इक़दामात में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो मैं नाजिम सावंत साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना मुहाज़रा पेश करें। ये सक्षम के बहुत ही अहम ज़िम्मेदार हैं और बहुत दिल के साथ और मेहनत के साथ इस काम को लेकर चल रहे हैं। पूरे बम्बई की मस्जिदों का डेटा और मस्जिदों के अंदर कितनी मस्जिद ऐसी है जो लॉ ऑफ द लैंड में कमज़ोर है, निज़ाम उन्होंने बनाया नहीं है। अगर बर वक्त बना लिया जाए तो बहुत बेहतर है, इससे पहले कि जो हालात हम सुन रहे हैं दूसरे स्टेट्स के, दूसरे सूबे के, तो वह हालात हमारी तरफ ना आए। मैं दावत देता हूँ नाजिम सावंत साहब को कि वो अपना मुहाज़रा पेश करें। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुफ्ती अशफाक साहब का और फैमिली फ़र्स्ट ग्रुप का, जिन्होंने ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हम जो काम कर रहे हैं उसको आप तक पहुंचाने के लिए। हम जब डिस्कस कर रहे थे कि क्या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपार्ट फ्रॉम, चलो अब हमने बात की प्री मैरिज काउंसलिंग, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग, फैमिली फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स के ऊपर काफ़ी बात हो चुकी है। हमने इसके अलावा और ऐसी 4-5 चीज़ों को ध्यान में रखा कि और क्या चीज़ें हैं जिससे हम हमारी कम्युनिटी को और अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसे 4-5 ग्रे एरियाज हमें नजर आए कि जहाँ पे हम काम कर सकते हैं और हमारे कम्युनिटी को अपलिफ्ट कर सकते हैं। उन 5 चीज़ों में सबसे पहला हमने आइडेंटिफाई किया मस्जिद। जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा कि बहुत सारे ITR फाइल करना, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा उसके अंदर क्या क्या है। तो 5 जो चीज़ें हमने नोटिस किया वो है, एक मस्जिद का जो एरिया था वो, मदरसा का एक दूसरा एरिया था, तीसरा हमारा था जो यूथ जो हमारी है, तो उनको हम अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस के हिसाब से बोलो या जॉब के हिसाब से बोलो तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। चौथा हमारा जो बुजुर्ग जो जिनका बहुत इस्टेब्लिश बिजनेस है उनको हम क्या और आगे किस तरीके से हम उनको मदद कर सकते हैं। वो लास्ट में NGOs को हम क्या कर सकते हैं। तो हमारी जो संस्था है उसका नाम है गोबिज लैब, जिसके अंदर हमारा एक सक्षम करके एक इनिशिएटिव है जो हम जितने भी NGOs और सोशल वेंचर्स जो है उनके साथ में काम करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा एक NGO है जो चैरिटी कमिश्नर के साथ में जिसका हमारा ताल्लुक होता है, और एक अभी जो नया पिछले कुछ सालों से आया हुआ है जिसे हम कहते हैं सेक्शन 8 कंपनी, जो ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो होता है पूरे कॉर्पोरेट दायरे में, जिसे हम एक ट्रस्ट के एहतमाम से चला सकते हैं। तो उस हिसाब से एक सेक्शन 8 कंपनी, तो हमारी वो सेक्शन 8 कंपनी है। बहुत सारे जो अभी नए नए NGOs आ रहे हैं उनको हम कह रहे हैं कि अब ट्रस्ट के अलावा आप उसको एक सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म कर लीजिए, बिकॉज उसको स्टार्ट करना बहुत ही सिंपल है अगर आप NGO के कंपैरिजन में करो तो, और उसके जो कंप्लायंसेस है वो भी बहुत ही आसान है। अगर आप एक NGOs के या ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर के जो एहतमाम से होता है उससे अगर आप कंपेयर करो तो सेक्शन 8 कंपनी बहुत ही आसान तरीके से सारी चीज़ें हो जाती है। तो पहला मैं बात करता हूँ मस्जिद। तो मस्जिदों के लिए हमने एक ऐसा एक सोल्यूशन बनाया हुआ है जहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हमने कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हैं कि उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक लीगल डेस्क हमने बना के रखा है, जो हमारे साथ में एक लॉयर है। तो जितने भी हमारा जो मस्जिदों का ग्रुप रहेगा तो उसमें अगर कोई भी अगर लीगल प्रॉब्लम अगर आती है, वो चाहे जैसे कि अभी हमारा बीच में रिसेंटली लाउड स्पीकर का जो कुछ इशू हुआ था, तो समझो कोई अगर पुलिस आती है कि नहीं आपका इतना परमिसिबल साउंड नहीं है, ये नहीं है, कुछ भी कहते हैं, तो हम उस सिचुएशन में हमें नहीं पता होता कि हमें किस तरीके से उसे टैकल करना है। उस चीज़ के लिए हमने फिर एक लीगल ग्रुप बना के रखा है जहाँ पे आप हमारे लॉयर को कॉल कर सकते हैं, आप उनको पूछ सकते हैं कि मतलब परमिसिबल लिमिट क्या है, हम यहाँ पे मतलब ऐसी प्रॉब्लम हुई है, हम किस हिसाब से उसको सॉल्व करें, तो लीगल दायरे के अंदर किस तरीके से सॉल्व करें। तो हमारा एक लीगल डेस्क बना के रखा हुआ है। CA बहुत हम एक चीज़ हमने देखा है कि हम हमारी CA की जो फाइलिंग होती है, एनुअल ऑडिट रिपोर्ट जो हम बनाते हैं या जो भी है, वो बहुत सारे मस्जिदों का नहीं होता है। हालांकि वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आगे जाके जैसे कि 12A और 80G रजिस्ट्रेशन होता है, काफ़ी मस्जिदों के पास 12A और 80G रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है। 12A रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज फिर उससे जो भी डोनेशन आपको आता है वो टैक्सेबल नहीं होता है। अगर आपके पास 12A नहीं है तो टैक्सेबल, मतलब आपको गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा। तो 12A का अगर आप रजिस्ट्रेशन रखते हो तो फिर आपको वो टैक्सेबल इनकम नहीं बनती, आपकी टैक्सेबल डोनेशन नहीं होता है वो।
तो एक हमारा सीए ऑनबोर्डेड है, तो आपके जो भी ये छोटे मोटे जो सीए रिलेटेड कुछ भी अगर मसाइल है तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। इनिशियली जब हम किसी भी मस्जिद को मिलते हैं तो हम उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं, बिकॉज कैसा होता है कि जब भी समझो जब कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो सब में पहले वो आपको बोलेंगे कि आपके कागज़ दिखा दो क्या क्या है, और हम वहीं पे फेल होते हैं कि हमारे पास वो डॉक्यूमेंटेशन होता ही नहीं है हमारा, चाहे वो एनजीओ का ट्रस्ट डीड सर्टिफिकेट हो, 12A ATG हो, या कुछ भी हमारे जो पूरा फाइनेंस के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हो वो हमारे पास रेडी नहीं होता है। तो हम जब किसी भी मस्जिद को हम सब में पहले जब मिलते हैं तो हम ये सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं, हम उनको बताते हैं कि ये चीज़ आपके पास मिसिंग है, तो आप ये चीज़ें रेडी करके रखो ताकि कल को खुदा ना खास्ता कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उस चीज़ में आप ये रहो कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन बराबर है। तो इनिशियल लीगल हम पूरा देख लेते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट्स, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ग्रांट्स अगर आप देखो तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन जिसे हम कहते हैं, एक गवर्नमेंट की तरफ से एक मिनिमम अमाउंट है मंथली या सालाना जो हम कितना कमाते हैं, अगर आप उस दायरे के अगर अंदर हो तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के ग्रांट्स हैं, वो चाहे एजुकेशन रिलेटेड हो, मेडिकल रिलेटेड हो, वो सारे आप उससे यूज़ कर सकते हो, लेकिन तभी जब आपके पास पूरे डॉक्यूमेंटेशन हो। तो हमारे जैसे कि मस्जिद के अंदर जो मौलाना साहब होते हैं, अगर उनके इनकम टैक्स जैसे कि आईटी अगर फाइल हम करते हैं, नॉर्मल नील मतलब नील फाइल, आपको कोई मतलब ज़्यादा उसमें कोई 200-300 रुपया कोई अगर सीए ले लेगा वो नील फाइल करने के लिए, वो एक होता है इनकम सर्टिफिकेट जो हमें सीए देता है। तो अगर ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स अगर हम रेडी रखते हैं हमारे मस्जिद के टीम के, तो जो गवर्नमेंट के जितने भी ग्रांट्स है या जो बेनिफिट्स है, एजुकेशन रिलेटेड, हेल्थ केयर रिलेटेड कुछ भी है, वो सारे के सारे आप उसे सारे अवेल कर सकते हो। तो वो चीज़ हो गई है। ईयरली आपको ऑडिट रिपोर्ट बनाने में हम हेल्प करेंगे। चैरिटी कमिश्नर की फाइलिंग, बहुत सारे लोग ये भी मिस करते हैं कि चलो हमने एनजीओ तो स्टार्ट कर दिया लेकिन चैरिटी कमिश्नर की फाइलिंग हम नहीं करते। अभी रिसेंट एक न्यूज़ आई थी कि किसी भी एनजीओ ने या ट्रस्ट ने अगर 5 साल तक अगर अपना चैरिटी कमिश्नर में फाइलिंग नहीं किया तो वो सारे एनजीओ को बंद कर रहे हैं। तो ये बहुत हमें ध्यान रखना चाहिए कि चैरिटी कमीशन में हमारी फाइलिंग होते रहे बराबर से। फिर हम थोड़ा सा असिस्टेंट करेंगे कि मस्जिद में जो नमाज पढ़ने जो आते हैं उनको हम किस तरीके से कनेक्ट करें। ठीक है, नमाज पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सवाब का काम है वो, लेकिन उसी के अलावा हम और दूसरे क्या क्या चीज़ें करें जिसकी वजह से हम हमारे कम्युनिटी को ग्रो करें। तो आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से हम उसमें और क्या क्या चीज़ करते हैं। ट्रेनिंग, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हम मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, हम पेपर पे लिख देते, वही पुराना जो तरीका है हमारा, एक डायरी पेन लेके हम सारी चीज़ें लिखते कि ये इतना आया इतना गया। लेकिन एक बहुत ही सिंपल, जैसे कि अभी मुफ्ती याया साहब ने बताया कि नई जो जनरेशन आ रही है वो टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, लेकिन बहुत सारे लोग उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेना नहीं चाहते। तो ऐसे बहुत सारे फ्री के टूल्स है जहां पे आपको खाली एंटर करना है कि ठीक है इतना पैसा आया इतना पैसा गया, ताकि साल के एंड में आपको पता चले, या कोई भी पूछे कि चलो ठीक है कितना आपका हिसाब किताब क्या है साल के एंड में, वो आपको सारा सिस्टम पे पता हुआ, ना कि आप डायरी में देख के बोल रहे कि अच्छा रुको मैं हिसाब करके बताता हूँ क्या है वो। तो ये सारी चीज़ें आपका एक सॉफ्टवेयर के बेस में आता है। अभी एक बहुत मेरी एक पर्सनल प्रॉब्लम इससे शेयर करता हूँ, मैंने ये पॉइंट मेरे तरफ से डाला, एक पेमेंट सेटअप। अभी हम मस्जिद में जुमा के नमाज के टाइम हम झोली लेके जाते हैं, चलो उसमें लोग अपना सदका ये कर देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप ऐसा कर सकते हो कि आपके मस्जिदों के कॉर्नर पे भी, जैसे गूगल पे आ गया है, पेटीएम आ गया है, ये सारी चीज़ आप मस्जिदों में आप कॉर्नर पे लगा सकते हो हर जगह पे। अब जैसे कि मेरा जो जनरेशन है वो भी ज़्यादा कैश लेके नहीं घूमता है, चलो फ़ोन है या कार्ड है, हम कहीं पे भी जाके वो स्कैन कर दिए कोड और उसमें चालू हो जाता है। बहुत अच्छा, जैसे कि अगर यंगर आपके मस्जिदों में अगर आ रहे हैं तो अगर आपके पास ये स्कैन कोड अगर आप जगह जगह पे रखे हो तो ज़रूरत नहीं है कि वो झोली लेके आप मतलब वो जहाँ पे सदका किया जाए, सिर्फ कभी भी मेरा मन कि कोई भी नमाज को आ जाओ, मैं स्कैन किया, मैं सीधा आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाते। तो ये चीज़ भी हम उसमें ऐड करवा देते हैं कि बहुत ईजी उसमें ये हो जाता है। एक हम अभी एक टूल ऐसा बनाना चाह रहे हैं जिससे हम पूरी कम्युनिटी को जोड़ के रखें, सारी मस्जिदें एक प्लेटफॉर्म पे रहे और उसमें आज़ान का हो जाए, ज़कात का हो जाए, सारी चीज़ें उसके अंदर रहे, वो भी अब डेवलपमेंट स्टेज पे है। तो ये हो गया मस्जिद के लिए। मदरसा के लिए हमने एक चीज़ ऐसी आइडेंटिफाई किया था कि हिफ्ज़ कुरान बच्चे माशाल्लाह वहाँ पे करते हैं, उसी के साथ साथ हम ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी जो होती है, NIOS हो गया या इग्नू हो गया, ये दोनों ओपन यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की तरफ से, हिफ्ज़ कुरान के साथ ही साथ हम SSC या HSC का उनको एजुकेशन करा दे। बेसिक 10th और 12th होने के बाद भी हम 3-4 चीज़ें स्किल्स हमने ऐसी देखी कि अगर वो सीख जाए तो वो अपने प्रोफेशनल लेवल पे और आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि एक है इंग्लिश स्पीकिंग। अगर आप देखें तो माशाल्लाह हमारे पास मुफ्ती अशफाक साहब और मुफ्ती याया साहब, इनकी अब जब मैं इनसे बात करता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इनकी मतलब इंग्लिश में जब बात करते तो बड़ा मुझे अच्छा लगता है इनसे वार्तालाप करना। तो वैसे ही हम उनको इंग्लिश स्पीकिंग अगर सिखा दें, जैसे कि समझो 8th के बाद जो बच्चे हैं उनको हमने इंग्लिश बोलना सिखा दिया, कम्युनिकेशन उनकी और हमने बेहतर कर दी।
कंप्यूटर और कोडिंग स्किल्स हमने उनको सिखा दिया। ये सब अलग अपार्ट फ्रॉम जो वो कर रहे हैं उसके अलावा ये सब स्किल्स अगर उनके इसमें हम इनकलकेट करते तो बहुत अच्छी से कंप्यूटर कोडिंग हो गई। अभी का जो ट्रेंड चल रहा है वो पूरा ऑनलाइन ही ट्रेंड चल रहा है, कोडिंग वाला चल रहा है। डिजाइनिंग स्किल्स हमने बता दी, थोड़ी से बिजनेस के बारे में हमने उनको सिखा दिया कि किस तरीके से बिजनेस किया जाता है, अकाउंटिंग और फाइनेंस स्किल डाल दिए। तो ये जो वो पढ़ाई कर रहे हैं, हिफ्ज़ कुरान जो कर रहे हैं, उसी के साथ में अगर हम ऑल्टरनेट ये कोर्सेज अगर स्टार्ट कर दें उन बच्चों के साथ में, तो वो प्रोफेशनली और भी अल्हम्दुलिल्लाह आगे वो ग्रो कर सकते हैं। तो ये हम अभी हम बहुत रिसेंटली एक पायलट प्रोजेक्ट हम रत्नागिरी के एक मदरसे के साथ में करने जा रहे हैं। ये चीज़ अल्लाह उसमें कामयाबी दे, आमीन। तो ये मदरसे का हो गया। हमारा जो यंगर जनरेशन है ये बहुत ही ज़्यादा अभी मतलब यूथ देखोगे तो बहुत ज़्यादा सब जगहों पर अलग अलग इसमें है, काम कर रहे हैं। हम इसमें 3-4 चीज़ें फैमिली फर्स्ट के साथ में हमने डिस्कस किया कि हम क्या क्या उसमें कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं कि हम उस पर काउंसलिंग करके उनको ये सपोर्ट दे सकते हैं। सब में पहला स्किल डेवलपमेंट, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्किल्स हैं, तो हम उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हम उनको वो स्किल डेवलप कर सकते हैं। बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप्स की जगह किसी को समझो कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम उसको मेंटरिंग करेंगे कि ठीक है ये बिजनेस में आपको क्या क्या ज़रूरत है, उसमें हम सारा उनको सपोर्ट दे सकते हैं। जॉब प्लेसमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नेटवर्क अभी इतना स्ट्रांग है, हमारी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है कि किसी को भी अगर ज़रूरत है जॉब की तो हम खाली बस 2-4 फ़ोन घुमाने की देरी है कि यहाँ से हम अपनी कम्युनिटी में फटाफट जॉब लग जाती है। बट खाली बोलने की देरी है, लोगों को सामने आना चाहिए। तो ये जॉब प्लेसमेंट्स हम उसमें उनको हेल्प कर सकते हैं। बिजनेस सपोर्ट जैसे कि मैं कहा, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, बहुत सारे अभी नए नए कोर्सेज आ रहे हैं जिनके थ्रू अपने हमारी जो यूथ है हम उनको अपग्रेड कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो हम उनको वो ट्रेनिंग डेवलपमेंट दे सकते हैं। स्टार्टअप से मैं खुद इस इंडस्ट्री से हूँ, स्टार्टअप और इंक्यूबेशन से, तो जो भी स्टार्टअप रिलेटेड जो भी उनको सपोर्ट चाहिए वो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारे यूथ के लिए हो गया। चौथा जो हमारा है, तो हमारे जो बुजुर्ग जो वेटरन्स जो बिजनेस कर चुके हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ों में हम हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि समझो उनको हम नए नए बिजनेस के आइडियाज़ हम उनको दे सकते हैं कि ठीक है आप, जैसे कि समझो हमारी यूथ है तो हम बता सकते हैं कि ये बच्चा है, इसको ये बिजनेस करना है। हम उनको बोल सकते हैं कि आप इनको ज़रा सपोर्ट करके, थोड़ा सा फाइनेंशियली हेल्प करके, अपना मेंटरिंग सपोर्ट देके इनको बिजनेस स्टार्ट करने में आप हेल्प करो। तो वो हो गया न्यू बिजनेस इन्वेस्टमेंट। फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज़, कुछ अगर उनको सोशल सर्विस करना है तो वहाँ पे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं कि क्या क्या सोशल एक्टिविटीज़ में वो उसमें काम करें। और सोशल एक्टिविटी भी ऐसे कि वो सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए, ऐसे नहीं कि उनको बार बार वो पैसा दे। हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे कि जिससे वो प्रोजेक्ट अपने खुद ही रेवेन्यू बनाते, वो प्रोजेक्ट सेल्फ सस्टेनेबल मोड पे आ जाए कि वो प्रोजेक्ट अपने आप चलता रहे। तो ये सारी एक्टिविटीज उसके अंदर आ जाएगी। और लास्ट जो है एनजीओज के लिए, तो ये एनजीओज के लिए हम हमारा काम अभी बहुत एग्रेसिवली हम सारे एनजीओज के साथ में अभी मुंबई और थोड़ा कोकन रीजन में अल्हम्दुलिल्लाह 23 एनजीओज है जिनके साथ में भी हम काम कर रहे हैं। अलग अलग डोमेन में है, कोई एजुकेशन में किसी की स्कूल है, किसी की कोई मेडिकल फैसिलिटी या हॉस्पिटल है, कोई रूरल में कुछ काम कर रहा है। तो वो सारे चीज़ों को लेके हम ये एनजीओज को हेल्प करते हैं, जहाँ पे हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। टेक्नोलॉजी अगर उनको सपोर्ट चाहिए तो वो हम उनमें हेल्प करते हैं। गवर्नमेंट के जो ग्रांट्स है या जो कॉर्पोरेट के जो CSR फंड्स होते हैं वो भी एलिजिबल हो जाते हैं हम उसको लेने के लिए। अगर आपके पास 12A और 80G है तो हम कॉर्पोरेट में भी अप्रोच कर सकते हैं अगर आपका कोई अच्छा प्रोजेक्ट है तो फाइनेंस उस प्रोजेक्ट को करने के लिए। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो एनजीओ के रिलेटेड जो भी है उस पर भी हम सारा सपोर्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह फैमिली फर्स्ट के ज़रिए से हम ये 5 जो एरियाज़ है इसको हम कवर करना चाहते हैं कि ये अच्छे तरीके से हम लोगों तक पहुँचे और हमारे जो कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट करें। तो आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, अल्लाह इसमें कामयाबी दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर। ये नाजिम सावंत थे हमारे दरमियान। नाजिम सावंत और जैसी बहुत सारी तहरीकात के जो रूह रवा हैं, हमारे बहुत अजीज़ व मोहतरम असलम ख़ान साहब जो दरमियान में बहुत खामोशी से बैठे हैं। मैं कभी आपको सुनाऊंगा कि ब्लाइंड के लिए, नाबीनाओं के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया, तकाफुल यानी इस्लामिक इंश्योरेंस के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया, आउटसोर्स ऑफ उलमा को हिंदुस्तान में तैयार करके, चूँकि ये ख़ुद अमेरिका में रह चुके हैं तो वहाँ बहुत मतलब ये कि अच्छे उलमा की डिमांड भी है और वो वहाँ मौजूद नहीं है। तो वहाँ का जो भी स्पीकर होता है थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ की नॉलेज लेकर वो शेख बन जाता है और फिर शेख बनने के बाद वो तबाही मचाता है, क्या औरत भी इमामत कर सकती है या दीगर और सारे मसाइल में। तो वो ये इनका एक कॉन्सेप्ट। और भी कई सारे प्रोजेक्ट है इस वक्त माशाल्लाह, अंजुमन इस्लाम से भी जुड़े हुए हैं। तो माशाल्लाह यानी ये कि तो ये जो सक्षम का पूरा जो सोच है, एक ज़माने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बहुत सारे इजलास में कुछ मौज़ूआत थे। तो ये बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती है, बड़े बड़े पॉलिटिकल जो निज़ाम होता है, तो उसमें एक यानी एक
इस वक्त मार्केट में क्या बातें चल रही, कौन से लफ्ज़ ज़्यादा बोले जा रहे हैं, मोबाइल में कौन सी चीज़ें ज़्यादा सुनी जा रही है, उसके लिए एक मशीन की बात थी। और उस वक्त इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए, और बड़े बड़े लोगों को वहाँ सीव्स में इनकी जो ऑफिस है वहाँ पर दावत दी गई थी। तो ये थे नाजिम सावंत साहब जो सक्षम के लिए काम करते हैं। और हमारे एक अज़ीज़ साथी ने कहा भी था, तो जाहिर बात है कि हम न काउंसलर है, हम ना ही फाइनेंशियल एडवाइज़र है, ना ही हम जो है कोई डेप्ट काउंसलर है। तो हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सारे माहिरीन के साथ हाथ मिलाया जाए और अलीम व ख़बीर, मौलाना ने जो जुमला कहा था उस माने में उलमा और खुबरा, वहाँ अलीम व ख़बीर कुरान करीम में भी लफ्ज़ है, तो इसीलिए मैंने उसके जुमा के साथ जिक्र किया कि उलमा और खुबरा का एक मजमुआ बने और रिज़ल्ट अच्छा आए, बेहतर आए और बहुत सारी चीज़ों की तरफ हम तवज्जो दे सकें। أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا.